हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर लक्ष्य। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के राष्ट्रपति चैप्टर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। राष्ट्रपति पद की क्वालिफिकेशन क्या है, इसके बारे में अनुच्छेद 58 में बताया गया है। भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, किसी भी लाभ के पद पे ना हो। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता कौन कौन होते हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों के विधानसभा, केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो 50 निर्वाचकों द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान नहीं कर सकता है? जब वह किसी राज्य के विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य अर्थात विधानसभा का सदस्य ना होकर के विधान परिषद का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग में राज्य का विधानसभा जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो राज्यसभा और लोकसभा। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह के समय सीमा के अंदर फुलफिल करना होता है, भरना होता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा, भारत के राष्ट्रपति का अगर चुनाव हो रहा है उसमें कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जाता है? अर्थात अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा है, जो कि संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता अर्थात कोई भी व्यक्ति दोबारा से राष्ट्रपति कब बन सकता है? तो अनुच्छेद 57 में इसकी चर्चा की गई है। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन में दिया गया था? 44वां संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? अनुच्छेद 111। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? आर्टिकल 160। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं एक बारी। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में है। आर्टिकल 53 में संघ के कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में, जिसमें कौन कौन शामिल होता है? तो इसमें शामिल होता है राज्य के विधानसभा और सांसद में राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, और विधानसभा और राज्य के और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कैसा है? तो एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय प्रणाली है। अनुच्छेद 56 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में कहता है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या क्या योग्यता है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें हैं। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? राष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान का क्या स्वरूप होगा, यह अनुच्छेद 60 बताती है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा है। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमा आदि करने की शक्ति। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की भी राष्ट्रपति की शक्ति की चर्चा है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करने का प्रावधान है। राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल किसी का मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करती है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति जब केंद्रीय मंत्रिमंडल अनुशंसा कर दे तब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत होता है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो का प्रयोग किया है? तो जेबी वीटो का प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा भारत डाकघर संशोधन अधिनियम विधेयक वर्ष 1986 में किया गया था। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन करता है? तो राष्ट्रपति घोषित करता है, या इसे संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, जिसमें प्रमुख हैं प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक, दिल्ली व पांडिचेरी के मुख्यमंत्री। सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो 5 लाख रुपया। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। एक हिदायतुल्लाह मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, जो राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह किस पर लागू होता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर। अर्थात राष्ट्र का नेतृत्व कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पद धारण करने वाले कौन कौन पदाधिकारी? तो संघ के मंत्री, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 75 के तहत किया जाता है, राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद 155 और भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76, ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पद धारण करते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति उस विधेयक को रोक सकता है। यह उसको अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 111 में। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवन रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? वराहगिरी वेंकटगिरी, वीवी गिरी का। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? 15वां। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग आर्टिकल 280 में। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से लेकर 62 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति की पद छोड़ करके सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां: जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो तब भी क्षमादान कर सकता है। जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो तब भी क्षमादान कर सकता है। और मृत्यु दंड दंडादेश हो तब भी क्षमादान कर सकता है। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी द्वितीय महिला, स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। अब अगला चैप्टर है उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो उपराष्ट्रपति में संसद के दोनों सदन के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाएगा? तो राज्यसभा में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद: आर्टिकल 63 भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 65 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य जब करेंगे।
उसके बारे में आर्टिकल 65 में बताया गया है। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय के बारे में बताया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन रहे हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे जो 52 से 62 तक रहे हैं। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन 62 से 67, फिर वीवी गिरी 67 से 69, फिर गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74, फिर बीडी जत्ती 74 से 79, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 1984, आर वेंकट रमन 84 से 87, शंकर दयाल शर्मा 87 से 92, के आर नारायणन, श्रीकांत सिंह, श्री भैरव सिंह शेखावत, डॉक्टर हामिद अंसारी 2007 से 2017, श्री वेंकैया नायडू 2017 से 22, श्री जगदीप धनखड़ 2022 से अब तक थे। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? उपराष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेता है? तो राज्य विधान परिषद के सदस्य। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना। राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन तथा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसमें राज्य के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है, जो किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। अगला अध्याय है केंद्रीय मंत्री परिषद। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष का होना चाहिए? 25 वर्ष। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री के अधीन। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा का, परंतु यह फिक्स नहीं है, राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। यानी प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 75 के तहत। 91वां संविधान संशोधन 2003 में मंत्रिपरिषद का आकार कुल सदस्य के 15% से ज्यादा नहीं होगा। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्य के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया है। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकते हैं? 6 माह तक। केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। जबकि व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े? यह अनुच्छेद 257 में बताया गया है। लाभ के पद का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो विधायिका के अधीन। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? कैलाश नाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री आर.के. शनमुगम चेट्टी थे। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हो गया था? लाल बहादुर शास्त्री।
अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुए? चौधरी चरण सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया? अनुच्छेद 352 के 3 में। श्वेत पत्र भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में क्या अंतर है? मंत्रिपरिषद कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री तीनों मिलकर के मंत्रिपरिषद बनते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 में किया गया है, जबकि मंत्रिमंडल शब्द संविधान में नहीं था। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया है। सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है, जबकि व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। नीतिगत निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। अर्थात मंत्रिमंडल ऐसा समूह, मंत्रियों का ऐसा समूह होता है जिसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं जो विभिन्न फैसला लेते हैं, और उस फैसला पर कार्य किनके द्वारा किया जाता है? तो मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब अगला चैप्टर है महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के 3 विधि अधिकारी कौन कौन है? भारत का महान्यायवादी, भारत का सॉलिसिटर जनरल और भारत का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवार। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी। महान्यायवादी का पद अनुच्छेद 76 में है। यह एक संवैधानिक पद है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी किसका विधिक सलाहकार है? तो भारत सरकार का। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य। भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में सरकार की ओर से पेश कौन होते हैं? महान्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 143 जिसमें राष्ट्रपति को अधिकार है उच्चतम न्यायालय से विधि संबंधी परामर्श लेने का, उसमें भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? महान्यायवादी। सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई कौन कर सकता है? महान्यायवादी। आर्टिकल 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके पश्चात प्रयत्न पद धारण करते हैं? तो राष्ट्रपति के। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदन में बोलने, कार्यवाही में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 88 में इस बात का वर्णन है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? महान्यायवादी के अधीनस्थ ये काम करते हैं। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? R वेंकटरमणी, परंतु यह वर्तमान में हट गए हैं। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक है। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? V नरहरि राव। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित होता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोक लेखा समिति की बैठक में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया? तो संविधान के द्वारा 148 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 148। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। राज्य एवं केंद्र सरकार के सभी खर्चों का वित्तीय जांच कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद क्या है? तो यह 148 से 151 तक इसका वर्णन है। 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पद मुक्ति का वर्णन है। 149 में इसके कार्य एवं शक्तियां का वर्णन है। 150 में संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूप के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है और 151 में यह अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण करने के योग्य नहीं रह जाते हैं। सांसद। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो आर्टिकल 110।
लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। यह अनुच्छेद 94 में इसका वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? वर्ष 1971 की जनगणना। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों से ही चयनित किया जाता है। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो अनुच्छेद 249। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? राज्यसभा में स्थान के आवंटन से संबंधित। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या क्या 1/10 संख्या से होती है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करती है? तो आर्टिकल 253। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगी? तो वर्ष 2026 तक। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 31वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा। संसद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है। अनुच्छेद 80 इसमें राज्यसभा की संरचना है। अनुच्छेद 81 लोकसभा के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्य के लिए अहर्ताश। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 86 राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार है। आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन और अभिभाषण का वर्णन है। आर्टिकल 88 में सदनों के संबंध में मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 89 राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 90 में राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 92 जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन नहीं होंगे। अनुच्छेद 93 में क्या है? तो लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बारे में है। 94 में क्या है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष की पद की रिक्ति, त्यागपत्र, पद से हटाए जाने के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 95 लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्य के निर्वहन की शक्ति दिया गया। अनुच्छेद 96 जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 97 में सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में जिक्र है। अनुच्छेद 98 में संसद के सचिवालय के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 99 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 में दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति अथवा गणपूर्ति के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 101 स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 संसद की सदस्यता के लिए क्या क्या कंडीशन है। अनुच्छेद 103 सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। अनुच्छेद 104 क्या कहता है? तो 99 के अंतर्गत शपथ लेने का प्रतिज्ञान करने से पहले अर्हत न होने अथवा निर्हित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड के बारे में 104 में बताया गया है। भारत निर्वाचन आयोग संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जनजातियों के लिए मध्य प्रदेश 6 सीट है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 331 में था परंतु इसे 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा हटा दिया गया है। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा व राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व भारत के किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीट महाराष्ट्र से 48। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से उन्नाव उत्तर प्रदेश है।
लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। भारत के संचित निधि पर कौन कौन व्यय भारित है? राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उनसे संबंधित व्यय भारत के संचित निधि पे भारित है। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते भारत के संचित निधि पे भारित है। ऐसा ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पे हो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते, पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पेंशन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते एवं पेंशन, ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया जाएगा, सभी भारत के संचित निधि पर भारित व्यय है। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 2। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो भर्तृहरि महताब। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? जब कोई भी विधेयक अथवा प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत हो जाता है तब। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर संसद के पटल पे रखती है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्य के विधानसभाओं के द्वारा। नया संसद भवन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत इस त्रिकोणीय आकार के 4 मंजिला संसद भवन का निर्मित क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर है। इसके 3 मुख्य द्वार है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इसमें राज्यसभा में बैठने की क्षमता 384 तथा लोकसभा में बैठने की क्षमता 888 है। संयुक्त संसद अधिवेशन में बैठने की व्यवस्था 1272 है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर तथा राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद स्थापित है। पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 25। लोकसभा से 15, राज्यसभा से 10। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। 2009 से 2014 इनका कार्यकाल रहा है। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो जीवी मावलंकर। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान। भारत की संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? तो ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है। धन विधेयक संसद के किस सदन में पूरा स्थापित किया जाता है? इंट्रोड्यूस कहाँ किया जाता है धन विधेयक को? तो लोकसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है? तो आर्थिक कार्य विभाग। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में कई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? तो भारत की संचित निधि में। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका डिसाइड कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष। भारत की संचित निधि जिसका वर्णन आर्टिकल 266 में है, धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। लेखा अनुदान क्या होता है? तो लेखा अनुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की। साधारण विधेयक एवं धन विधेयक में क्या डिफरेंस है? साधारण विधेयक इसको लोकसभा अथवा राज्यसभा कहीं भी आप ला सकते हैं, परंतु धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। साधारण विधेयक को मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों में से कोई भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जबकि धन विधेयक को सिर्फ मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है, जबकि धन विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है।
इस साधारण विधेयक को राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु धन विधेयक को राज्यसभा संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकता है। साधारण विधेयक को अधिकतम 6 महीना तक राज्यसभा रोक सकती है, जबकि धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। साधारण विधेयक राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित होने की आवश्यकता नहीं है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता धन विधेयक को होती है। साधारण विधेयक दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुला सकता है, जबकि धन विधेयक में दोनों सदन में असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता है, इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। साधारण विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि यह कोई मंत्री प्रस्तुत करा हो, जबकि लोकसभा में अगर धन विधेयक अस्वीकृत होता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। साधारण विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, जबकि धन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो दोनों में से किसी भी सदन में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो कि अनुच्छेद 108 में है, यह साधारण विधेयक के मामला में अथवा वित्त विधेयक के मामला में हो सकता है, परंतु धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामला में नहीं हो सकता है। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीने का। आकस्मिक निधि, जिसका वर्णन अनुच्छेद 267 में है, राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो बिना संसदीय स्वीकृति के। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होता है? द्वितीय वाचन में। कटौती प्रस्ताव को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? समापन प्रस्ताव के नाम से। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक। यदि वार्षिक संघीय बजट, जिसका अनुच्छेद 112 में वर्णन है, लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के सहित त्यागपत्र देना होगा। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? प्राक्कलन समिति। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य के सहमति से। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच करना है। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समिति के माध्यम से। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें 225 सदस्य राज्यों से, 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से चुनकर आते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? विश्वास प्रस्ताव। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई? दहेज उन्मूलन विधेयक पर, वर्ष 1961 में। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। सांसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना कितने दिन तक अनुपस्थित रहे? 60 दिन तक लगातार। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? यह आर्टिकल 249 में इसके बारे में बताया गया है, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जाता है? जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का गलत वर्णन देता है। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? 18 वर्ष। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? न्यायिक समीक्षा से। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? भारत की। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से।